हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं। तो प्रेम्बल या प्रस्तावना, ये हमारा अगला टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रेंड्स जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक on 26th of January 1950 when Constitution came into force। जब हमारा संविधान इनफोर्स हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं जब संविधान हमारा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय गणराज्य या इंडियन रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा क्या था एग्जैक्टली। चार ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरिन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 आईएएस के 2021 प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा चुका है। इससे पहले फ्रेंड्स 2008 में लोअर पीसेस में पूछा गया और 2009 में पीसेस मेंस में पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें, जब हमारा संविधान लागू किया गया या इन्फोर्स हुआ, तो उतने टाइम पर जो हमारा इंडियन रिपब्लिक था उसका संवैधानिक दर्जा था सॉवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रेम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट। तो भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं? तो वहां पर लिखा हुआ है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, ये ऐसा आपका सोशलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ऐसा आपका सेकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड बाद में जोड़े गए हमारे संविधान में, या हम कह सकते हैं प्रेम्बल में। किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़े गए, या हमारे प्रेम्बल में इनको ऐड किया गया। ठीक है, तो अगर 26 जनवरी 1950 की हम बात करें, तो अभी जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसा है? सॉवरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम कह सकते हैं सॉवरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बाकी ये जो दोनों वर्ड्स आपके 1976 में प्रेम्बल में जोड़े गए थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बाय विच नेम्स इन अवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का क्या नाम मेंशन है अगर संविधान की हम बात करें? तो संविधान में कौन से नाम मेंशन है भारत के? तो भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने संविधान का पहला आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 1, तो जो पहला आर्टिकल है संविधान का वो क्या बताता है? तो आप देखेंगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहां पर दो नाम मेंशन है, एक आपका इंडिया है और एक भारत है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन दोनों ही नाम को क्यों रखा गया है, इंडिया और भारत को। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था भारत के नाम को लेकर के, तो कुछ लोग थे, उनका मत था कि जो ट्रेडिशनल नेम है भारत, इसे मेंशन किया जाए संविधान के अंतर्गत, और कुछ लोगों का था कि जो मॉडर्न नेम है इंडिया, इसे मेंशन किया जाए। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को ही आर्टिकल 1 में रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर या सीक्वेंस किसमें करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। तो यहां पर आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रियम्बल हमारा क्या है और प्रियम्बल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट। तो हम कह सकते हैं सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर,
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, हम भारत को किस तरह का गणराज्य बनाना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु राज्य, सोशलिस्ट का मतलब आप सभी को पता है समाजवादी, सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक और रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। तो हम भारत को इस तरह से बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है, तो हम बनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम भारत को ऐसा कैसे बना सकते हैं इस तरह से, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इसके टूल्स लिखे हुए हैं आगे की लाइनों में। जैसे हम अगर जस्टिस प्रोवाइड करें 3 ग्राउंड पर, तो जस्टिस की बात की गई है ऑन द 3 ग्राउंड्स। 3 ग्राउंड कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना होगा इन तीनों ग्राउंड पर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। साथ ही साथ कुछ हमें स्वतंत्रता देनी होगी, लाइक हमें लिबर्टी की बात करनी है। लिबर्टी हमें 5 ग्राउंड्स पर प्रोवाइड करनी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो इन 5 ग्राउंड्स पर हमें लिबर्टी को प्रोवाइड करना है, स्वतंत्रता देनी है नागरिकों को, तो हम भारत को इस तरह का राज्य बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें इक्वलिटी प्रमोट करनी है, और इक्वलिटी के लिए 2 ग्राउंड दिए गए हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम कह सकते हैं स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इनकी हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं। या भाईचारे की बात की जाती है, तो फ्रेटर्निटी क्या एश्योर करेगा, इट एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो ये आपका एक ग्राउंड पे आता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि वी डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, किस डेट में हम देते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट। ये डेट मेंशन है प्रेम्बल में, जो कि आप कह सकते हैं 26 नवंबर 1949। तो डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट, ये 2 चीजें मेंशन है। ठीक है, अगर पूछा जाए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो ये आपका है 26 जनवरी 1950, लेकिन अगर एडॉप्शन और इनेक्टमेंट की बात करें तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल प्रेम्बल था, जिसमें इतनी सारी बातें मेंशन थी कि हम भारत को किस तरह का राज्य बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे, सामाजिक बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक या गणराज्य बनाने की हम बात करते हैं। किस तरह से हम बना सकते हैं, तो हमें जस्टिस प्रोवाइड करना होगा इसके लिए 3 ग्राउंड पर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करना होगा या न्याय देना होगा। हमें स्वतंत्रता की बात करनी होगी फॉर थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इक्वलिटी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फाइनली हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, जो भाईचारा होगा वो क्या इंश्योर करेगा, इट एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया और ये नेशन। ठीक है, इसके बाद फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये डॉक्यूमेंट अपने आप को सुपुर्द कर दिया। तो ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले आपका आता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो SSDR, ये आप ध्यान रखिए, SSDR विच स्टैंड फॉर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये इसका ऑर्डर हो गया। जस्टिस की अगर बात करें तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे जस्टिस है, दूसरे नंबर पे लिबर्टी है, तीसरे नंबर पे इक्वलिटी है, चौथे नंबर पे आपका फ्रेटर्निटी आता है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कितने कितने ग्राउंड्स पर है, तो जस्टिस आपका 3 ग्राउंड पे है,
लिबर्टी आपका 5 ग्राउंड पर है, इक्वलिटी 2 ग्राउंड पे है और फ्रेटर्निटी आपका 1 ग्राउंड पे है। इसको आपको याद रखना होगा। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये पूरा 1 ग्राउंड है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये आपका प्रेम्बल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो आपसे यही पूछा गया है कि सीक्वेंस क्या है करेक्ट। तो अब अपने आंसर को आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। SSDR। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते थे क्योंकि पीपल्स वर्ड जो है ये आपका चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ठीक है, तो आप ये पीपल्स वर्ड अगर एलिमिनेट कर दें हर जगह से तो डी ऑप्शन ही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 1995 में ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। यूपी पीएससी 2021 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सॉवरेन भी था, डेमोक्रेटिक भी था, सेकुलर भी था, लेकिन फेडरल कहीं पर नहीं था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप देखेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना, जस्टिस, इन सभी की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे वर्ड मेंशन है। इसके अलावा थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारे वर्ड मेंशन है, लेकिन फेडरल कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। अब एक ही क्वेश्चन को देखिए कितनी तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वर्ड 1975 में हमारे प्रेम्बल में नहीं लिखा हुआ था। आपको पता है, यहां पर याद रखना होगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था आपका, ये आपका था 1976 का, और यहां पर 3 वर्ड इंक्लूड किए गए। एक था आपका सोशलिस्ट, ठीक है, एक था आपका सेकुलर और एक था आपका इंटीग्रिटी। तो इन 3 वर्ड्स को आप यहां पर देखें। अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये कब इंक्लूड हुआ था? ये आपका इंक्लूड हुआ था 1976 में। आपसे पूछा जा रहा है 1975 में कौन सा नहीं था, तो इंटीग्रिटी आपका 1975 में मौजूद नहीं था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, प्रेम्बल के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहां पर कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम द प्रेम्बल। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वही हमारा बाद में आकर के प्रेम्बल बन गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आपको याद होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में पेश कब किया था? तो आप कह सकते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कब किया गया? तो वी कैन से दैट अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? तो यहां पर एक डेट आपको और याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। बाद में आपका यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको हमने प्रेम्बल या प्रस्तावना बना करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जोड़ दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन इट्स नेचर, मतलब ये न्यायिक नहीं है। ठीक है, जो प्रेम्बल है आप कह सकते हैं इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स, अगर प्रेम्बल में लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और सपोज कीजिए कि हमें पूजा करने से रोका जा रहा है, ठीक है, या फिर हमें अपने थॉट्स देने से रोके जा रहे हैं, या अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोका जा रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रेम्बल को सुप्रीम कोर्ट में दिखा करके न्याय नहीं मांग सकते। ठीक है, जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि लिबर्टी हमें देना होगा थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और अगर वर्शिप नहीं करने दिया जा रहा है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम प्रेम्बल को नहीं ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि प्रेम्बल में लिखा हुआ है इसलिए हमें ये प्रोवाइड किया जाए। हाँ बिल्कुल, हम राइट टू रिलीजन की यहाँ पर बात करेंगे। अगर वर्शिप नहीं करने को दिया जा रहा है तो आप राइट टू रिलीजन की बात करेंगे अंडर आर्टिकल 25 to 28। आपके फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। और आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो आपका प्रेम्बल भी है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेम्बल का यूज सुप्रीम कोर्ट
के द्वारा केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, अगर कहीं पर कोई प्रोविजन एम्बिगस है या किसी का अर्थ या मीनिंग नहीं निकल पा रही है, तो हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट क्या करता है कि उसकी मीनिंग देने के लिए प्रेम्बल को पढ़ता है एक बार, ठीक है, या प्रेम्बल का जो एसेंस है उसको समझने का प्रयास करता है और उस आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो ये आप कह सकते हैं एक टूल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि इट कांट बी अमेंडेड, तो इसको आप सिरे से खारिज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में ऑलरेडी एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है और केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसके बाद चौथा लिखा हुआ है कि प्रेम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ही नहीं कर सकते तो हम ओवरराइड कैसे करेंगे, है ना, किसी भी प्रोविजन या आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, अंडरस्टूड है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 ग्राउंड पर हम बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो इसकी बात भी हम करते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इक्वलिटी भी 2 ग्राउंड पर दी जाती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सारे स्टेटमेंट यहां पर हमारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया इससे पहले, तो आई एम सो सॉरी, ये सारे स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जस्टिस भी 3 ग्राउंड पर मिलता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की हम बात करते हैं 2 ग्राउंड पर, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 ग्राउंड पर लिबर्टी की बात की जाती है। इक्वलिटी की हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की इक्वलिटी की। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज एश्योर्ड बाय फ्रेटर्निटी। जो भाईचारा है वो क्या करेगा, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो चौथा भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारे सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोअर पीसेस 1998 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपसे नंबर भी पूछ लिया और ऑर्डर भी पूछ लिया, ठीक है, इसीलिए मैं ऑर्डर पे भी बार बार जोर दे रहा हूं कि ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर जो इंडिया के एस्पिरेशंस हैं अगर उनके ऑर्डर की हम बात करें तो आप देखेंगे कि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑर्डर है। और अगर हम वर्टिकल ऑर्डर की बात करें तो हम देखेंगे जस्टिस 3 ग्राउंड पे है, लिबर्टी जो है ये आपका 5 ग्राउंड पे है, उसके बाद फ्रेंड्स इक्वलिटी आपका 2 ग्राउंड पे है, और जो फ्रेटर्निटी है वो 1 ग्राउंड पे है, और यही इसका ऑर्डर भी है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर जस्टिस है, फिर लिबर्टी, फिर आपका इक्वलिटी और फिर फ्रेटर्निटी। तो मतलब 3 5 2 1, आप देख लीजिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक, भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इट इज द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। दूसरा लिखा हुआ है कि देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा लिखा हुआ है देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स रिपब्लिक होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो यही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ही वॉज इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1997 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ल्ड। किस आप कह सकते हैं प्रेम्बल हमारा शुरू कैसे होता है? यहां पर बताया गया है कि भारत में अगर हम देखें तो जो पीपल हैं या जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो इंडिया की सॉवरेनिटी या संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अब प्रेम्बल हमारा इसीलिए कहां से स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पावर कहां से मिलती है? तो हम कह सकते हैं पीपल ऑफ इंडिया,
ठीक है, जो हम भारत के लोग हैं वो हमारे संविधान को सशक्त बनाते हैं और हम भारत को जो भी एस्पिरेशंस वहां लिखे हुए उस तरह से बनाना चाहते हैं। जो गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जस्टिस हमें 3 ग्राउंड पर देना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी हमें प्रदान करनी है 5 ग्राउंड्स पर, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें इक्वलिटी देनी है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें जो है, ध्यान रखिएगा, इनको शक्ति कौन दे रहा है या ये प्रोविजंस कौन बना रहा है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेकुलर इन इंडिया। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? अगर हम प्रेम्बल की बात करें तो यूपी पीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो वी कैन से दैट ऑफिशियली देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। नो रिलीजन, नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका सेकुलर का मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम देखें तो इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स, गलत हो गया। इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी गलत है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी गलत है। सेकुलर का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो वी कैन से दैट देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बडीड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी लिबर्टी हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। तो आपको पता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इतनी लिबर्टी की हम बात प्रेम्बल में करते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कहीं नहीं की गई है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी यानी कि कानून या विधि और स्वतंत्रता, इनके बीच में सबसे बढ़िया रिलेशनशिप आपको किस स्टेटमेंट से स्थापित आप कर पा रहे हैं? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी या आईएएस का जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स में पूछा चुका है। तो कह रहा है कि इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, कि अगर ज्यादा लॉज होंगे तो लिबर्टी कम होगी। ठीक बात है, लेकिन हम अभी लॉ एंड लिबर्टी की बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द इंडिया। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो जो हमारा संविधान है वो निरर्थक हो जाएगा। तो संविधान को सार्थक बनाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए लॉस को बनाना हमारे लिए जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी। ठीक है, एक प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया और ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आरओ के जो विद्यार्थी हैं वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। तो मैं कई बार अनंत बार बता चुका हूं, जस्टिस प्रोवाइडेड इन 3 ग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? किस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला गया है? और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में 2015, यूपी पीसीएस 2006, पीसीएस प्रीलिम्स 2008, जीआईसी लेक्चरर 2008, मतलब इसने लड़ी लगा दी है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? प्रेम्बल को। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्रेम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। तो ध्यान रखिएगा, के मुंशी, के मुंशी, इन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला था या संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रियम्बल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के राइट्स हमारे दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज through issuing certain writs like mandamus, habeas corpus, certiorari, prohibition,
कोवारेंटो, ये रिट्स मेंशन है। इनके थ्रू हम अपने वायलेशन, जो राइट्स वायलेशन है, उसको इन्फोर्स करा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। और इस पर्टिकुलर प्रोविजन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेम्बल की बात करें तो इसको सिर्फ सोल बोला गया था, और वो किसने बोला था? के मुंशी जी ने बोला था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, ठीक है, कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला किसने था? तो के एम मुंशी ने कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को किसने बोला था? तो हम कह सकते हैं कि ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम सुभाष कश्यप की बात करें तो सुभाष कश्यप ने मेंशन किया है अपनी किताब में कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रेम्बल इज द सोल। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रेम्बल इज सोल। तो सुभाष कश्यप जी ने प्रेम्बल को सोल बोला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एट सेक्रेड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को एक आप कह सकते हैं पवित्र ग्रंथ या पवित्र डॉक्यूमेंट किसने बोला था, या सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने बोला था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1947, ध्यान रखिएगा, 1947 में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट बोला था, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो केस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एक है आपका केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, ये केस था आपका 1976-73 का। और एक केस है आपका बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेरूबरी बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो आपका तो केशवानंद भारती केस था, इसमें बोला गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक केस हुआ था बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किस केस में बोला गया? बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसके बाद अगर पूछा जाए कि संविधान का हिस्सा है, जो प्रेम्बल है आपका प्रस्तावना, वो संविधान का ही हिस्सा है, ये किस केस में आया? तो आप कह सकते हैं केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। इस केस में बोला गया कि जो प्रेम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक केस आप और याद रखिएगा, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका केस था 1994 का। और इस केस में बोला गया था कि जो प्रेम्बल है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में ये बात कही गई थी कि जो प्रेम्बल है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया। पार्ट नहीं है, ये बात किस में बोली गई? तो ये आपका बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोली गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका किसमें बोला गया? तो हम कह सकते हैं बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो अभी मैंने बताया कि जो बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये आपका 1960 का केस था, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो प्रेम्बल है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कंसीडर दी फॉलोइंग एंड अरेंज दीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको 4 केस दिए गए थे और आपसे कहा गया था इनको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो फ्रेंड, जो गोलकनाथ केस था, ये आप कह सकते हैं 1967 का केस था। उसके बाद केशवानंद भारती, अभी मैंने आपको बताया कि 1973 का केस था ये। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ फ्रेंड्स, ये आपका 1971 में हुआ, ठीक है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 368 में एक सब आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था। उसके बाद अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका 1976 का था। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी आप याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 1978 का था।
अब अगर इसको हम सही ऑर्डर में लगाएं तो सबसे नंबर 1 पे आपका आ जाएगा गोलकनाथ, उसके बाद आपका आ जाएगा 24th अमेंडमेंट, फिर आपका आ जाएगा केशवानंद भारती केस, और फिर आपका आ जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर हमारा इस तरह से लिखा हुआ था और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अगर इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करें तो आपका जो प्रेम्बल है ये तो एक्सप्लिसिटली इस बात को बताता है कि जस्टिस 3 ग्राउंड पे हमें देना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात आपकी प्रेम्बल में की गई है, तो एक तो आपका हो जाएगा प्रेम्बल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, जो कि आप देखेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक के प्रोविजंस को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। ठीक है, वुमेन्स के लिए। अगर हम आर्टिकल 38 क्लॉज 1 की बात करें, आर्टिकल 38 क्लॉज 1, तो यहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि जो स्टेट होगा इट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस ऑन 3 ग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहां पर भी हमें इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिल जाता है। तो प्रियम्बल और डीपीएसपी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबरेटेड इन। जो आइडियल्स आपके प्रेम्बल में लिखे गए हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स प्रेम्बल में लिखे गए हैं वो फर्दर हमें और कहां पर देखने को मिलते हैं? ठीक है, अब यहां पर ये नहीं कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, तो आपको दोनों कंसीडर करके चलना है। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस मेंस 2004 और यूपी एलडीए प्रीलिम्स एग्जाम आपका आया था 2002 में, वहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव्स या आइडियल्स की बात करें तो ये हमें फंडामेंटल राइट में देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी में देखने को मिलता है, और हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यहां पर भी हमें देखने को ये मिलते हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस की हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, वहां पर भी हम थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो प्रेम्बल में आपको एक प्रोविजन यहां पर देखने को मिल जाएगा। डीपीएसपी की बात करें तो अभी आपने देखा कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो डीपीएसपी में भी प्रोवाइडेड है और ये आपका प्रेम्बल में भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर भी हम जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके हम सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, या फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, और ये चीज हमें प्रेम्बल में भी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विधाता थे या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था भारत को लेकर के कि भारत किस तरह का राज्य बने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें हमारी छवि है या कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो समरी है या एस्पिरेशन है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रेम्बल, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम हुआ था आपका 2017 का, वहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि द प्रेम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेम्बल के बारे में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ गया है कि जो प्रेम्बल है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स लिखा गया कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा प्रेम्बल है इसका एक इंपॉर्टेंस है, और यूटिलिटी कहां पर हमें देखने को मिलती है कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एम्बिगस या कंफ्यूजिंग आर्टिकल को डिफाइन करते हैं तो वो प्रेम्बल का ही सहारा लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है कि इट डिस्क्राइब द एम ऑफ द गवर्नेंस। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हम भारत को किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, इसकी बात की गई है। जस्टिस हमें प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करनी है। तो जो गवर्नेंस का ओवरऑल मुद्दा है ना, उसका पूरा गोल या उसका पूरा एम, लक्ष्य यहाँ पर प्रेम्बल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि इट हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेम्बल का यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आप देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 और आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में ऑलरेडी पूछा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो यहां पर लिबर्टी को सबसे ज्यादा सुनिश्चित कौन कर रहा है, तो यहां पर चार ऑप्शन है, अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम कह सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है इसके काम करने का डोमेन अलग है, इसके पास पावर्स अलग है, इसका ज्यूरिडिक्शन अलग है। वहीं पर हम अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो ये अपने ज्यूरिडिक्शन में वर्क करता है, आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में वर्क नहीं करते हैं। जुडिशरी की हम बात करें फ्रेंड्स तो इसका भी ज्यूरिडिक्शन एक निर्धारित है कि ये उसी के तहत वर्क करेगा, लेकिन आजकल एक नया टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में हस्तक्षेप करने लगे, या जुडिशरी जो है हमारा या न्यायपालिका अगर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाए, है ना, तो वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव कोनोटेशन है। कैसे कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव लिबर्टी के साथ अपना काम नहीं कर पाएगा, जुडिशरी का हस्तक्षेप रहेगा, तो अपने फुल एफिशिएंसी में कभी भी वर्क कर नहीं पाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लेजिस्लेचर को भी यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर्टिकुलर अगर चीज की हम बात करें कि अगर हमें डेमोक्रेसी को लिबरल रखना है या लिबरल डेमोक्रेसी की बात करनी है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इन तीनों ऑर्गन्स को सेपरेटली काम करना होगा और अपने अपने डोमेन में काम करना होगा। ठीक है, तो लिबरल अप्रोच में हम कह सकते हैं कि इट इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर्स आर रूटेड इन द विल ऑफ द पीपल। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द implication of the equality in the society is the absence of। अब सोसाइटी या समाज में इक्वलिटी कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं अगर बराबरी लानी है हमें समाज में तो हम वो कैसे बरकरार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी भी आप कह सकते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सन को किसी भी प्रकार का प्रिविलेज ना दिया जाए, अगर किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो इक्वलिटी प्रमोट करेगी। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या अर्थ होता है, आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी या आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही है लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर ट्रू सेंस में नहीं है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, आपको पता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, तो रियल पावर्स भी हैं, ठीक है, और नॉमिनल पावर्स भी हैं, तो दोनों ही यहाँ पर बातें मौजूद करती हैं। सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर डी ऑप्शन की बात करें, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ही काम करेगा, इसके परव्यू के अंदर ही काम करेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही कर सकता है। ठीक है, जो संवैधानिक कार्य है वही किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 आईएएस प्रीलिम्स 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट है कि सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोशल इक्वलिटी की बिल्कुल बात की गई है, तो वो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अवर कंट्री, ठीक है, तो ये बात ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सोशल इक्वलिटी है अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती तो हमें सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 96 में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती। ठीक है, जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, वहां पर सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा स्टेटमेंट संपूर्णता के साथ करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ही आपसे पूछा गया था, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में 2008 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।